हमारी कई प्रार्थना करनी ऋषियों ने आवश्यक समझी। पहले हमने ओम का उच्चारण किया 3 बार साथ में। आदिस्वर कहा ओम को ऋषियों ने। आदिस्वर मतलब ईश्वर की एनर्जी, ऊर्जा जब ब्रह्मांड के पदार्थ में, मैटर में परिवर्तित हुई तो एनर्जी और मैटर के बीच का पुल ओम की ध्वनि। इसलिए आज भी आप अंतरिक्ष में जाओ, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की ध्वनि सुनो, 9 ग्रहों की, सौर मंडल में सूर्य के चार, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, ऊ से महेश। सर्जन से लेकर विसर्जन तक की सारी क्रियाएं इस देश ने ईश्वर की क्रियाएं मानी। दुनिया के किसी देश में, किसी धर्म में मारने वाले को ईश्वर नहीं कहा, बनाने वाले को ईश्वर कहा है, मारने वाले को शैतान कहा है। केवल यही एक देश, यही एक संस्कृति ऐसी है जहां पर बनाने वाले को और चलाने वाले को तो देव कहा है, पर मिटाने वाले को महादेव कहा है। क्योंकि मिटाने के लिए जो विवेक चाहिए वो बनाने की, सर्जन की बुद्धि से बहुत अधिक है। और सर्जन से विसर्जन तक की सारी क्रियाएं हमने ईश्वर की क्रियाएं मानी, ये पूरा संसार तक। तो आ से ब्रह्मा सर्जन के देवता, और सर्जन के लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धि की देवी सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी बनाती है। ऊ से विष्णु चलाने वाला देवता, और चलाने के लिए धन चाहिए तो धन की देवी लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी बना दिया। और उन से महेश विसर्जन के लिए, विनाश के लिए शक्ति चाहिए तो शक्ति काली दुर्गा को शिव की पत्नी बना दी। एनर्जी, ये एक ओम के मंत्र का एक और अर्थ है। ऐसे 100 से भी अधिक अर्थ। तो हमने 3 बार ओम का उच्चारण किया, उसके बाद एक प्रार्थना की। लर्निंग मोड में नहीं रहता है मन, हम दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार। असत तो वहां सत्य है, असत मतलब असत इसलिए कहा क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ये वास्तव में असत्य है। हम इस असत्य को सत्य समझने की भूल करते हैं और सत्य को मिस कर देते हैं। जो ये शर्ट स्वीकार नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। बाकी 6 रंग इस शर्ट में रहते हैं, हमें वो 6 रंग दिखाई नहीं देते, सत्य को नहीं देख पाते। बाहर जाओ, आप पृथ्वी को देखो, पृथ्वी फ्लैट नजर आएगी, सपाट नजर आएगी। और ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? हिंदी में, तेलुगु में, संस्कृत में, तमिल में, सारी भारतीय भाषाओं में ज्योग्राफी के लिए क्या शब्द है? नाम उन्होंने दिया भूगोल, और हमें पृथ्वी गोल दिखाई नहीं देती, हम पृथ्वी को फ्लैट देखते हैं। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना। और सत्य यह है कि सूर्य न उगता है न ढलता है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। यह है असत्य को सत्य समझने की भूल करना, सत्य को नहीं देख पाना। सीखने जाओ तो पहले संकल्प करो असत्यो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर, ये ज्ञान मुझे जीवन के असत्य में सत्य। दूसरी पंक्ति पहली से भी गहरी, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस का अर्थ अंधकार और ज्योति का अर्थ प्रकाश। तो कहा ऋषियों ने कि ये संकल्प करो, यही बात सीखने से पहले। एक वर्ड भी आपने मिस कर दिया तो आपको काफी कुछ मिस हो जाएगा लेक्चर में। तो इसलिए क्लियर नहीं सुनाई दिया, समझ में नहीं आया तो मेरे को रोक देना, पूछ लेना मेरी बात। क्लियर, शुरू करें? ओके, छुपी हुई मुस्कान सब्जेक्ट दिया इन लोगों ने, योगिका ने, निकिता ने, शीतल ने, सबने मिलकर। मुस्कान के 2 ही सोर्स, प्रसन्नता के, आप मुस्कुराते का जब आप प्रसन्न रहते तो मुस्कुराते हो, राइट? और प्रसन्नता के 2 ही सोर्स हैं, एक परिवार और दूसरा बच्चे। पहली बात हम परिवार के बारे में करेंगे, दूसरी बात बच्चों के बारे में करेंगे, पेरेंटिंग के बारे में करेंगे। इसलिए उन्होंने छुपी को मुस्कान ही शब्द दिया। आई वांट टू नो, ब्रेक है क्या बीच में? ब्रेक बिल्कुल नहीं है, टी ब्रेक है ना? तो 5 बजे टी ब्रेक होगा या 4:45 बजे, 4:45 को टी ब्रेक करेंगे, 4:45 to 5 o'clock। तो परिवार में मुस्कुराहट कैसे आए, परिवार में खुशियां कैसे आए, इस पर पहली चर्चा। स्वामी राम का नाम सुना है? हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं सुना है? सलमान खान का सुना है? वो सुना है। स्वामी राम भारतीय आध्यात्मिक जगत के बहुत बड़े सितारे थे। जापान गए एक बार, और जापान में टोक्यो की सड़कों पे चल रहे थे, साइड में एक दुकान देखी बोनसाई की। बोनसाई पता है? 1.5-2 फुट की हाइट में छोटे से गमले में पूरा वृक्ष उगा रहे थे जापानी लोग। बड़ का झाड़ उगा रहे थे, आम का झाड़, नीम का झाड़, सब उगा रहे थे।
तो बोनसाई के कुछ वृक्ष रखे हुए डिस्प्ले में देखे, बहुत आश्चर्य हुआ कि 1.5-2 फीट की हाइट में सारा का सारा वृक्ष जापानी कैसे उगा रहे हैं। तो दुकान के अंदर गए, दुकानदार से मिले और पूछा कि ये क्या प्रणाली है, क्या टेक्निक है जिससे आप 1.5-2 फुट में पूरा का पूरा वृक्ष उगा लेते हैं। दुकानदार ने कहा बहुत सिंपल है, हम जमीन को बीज को जमीन में डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, जड़ें फूटती हैं और वो जमीन में गहरी जानी शुरू होती है। जड़ें जमीन में गहरी जाए ये अनिवार्य शर्त है इस बात की कि वृक्ष पृथ्वी के ऊपर ऊंचा उगे। तो जब जड़ें जमीन में गहरी जानी शुरू होती हैं, कैंची लेकर जड़ों को काट देते हैं, उनको जमीन में गहरा नहीं जाने देते, जमीन के ऊपर उतना ही ऊंचा उगेगा। हमारी जमीन हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में हमारी जड़ें गहरी नहीं है, इसलिए हमारे परिवारों में मुस्कानों की हाइट कम हो गई, मुस्कानों की ऊंचाई कम हो गई, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को समझना भूल गए। मुस्कानें बढ़ेगी, खुशियां बढ़ेगी, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। एक छोटे से मंत्र से सारे परिवार में कैसे खुशियां आ जाए, इसकी पूरी चर्चा अगले घंटे भर में करेंगे। तो ये मंत्र आपको 3 बार रिपीट करना है। मैं आपको आंखें बंद करिए, मैं मंत्र कहूंगा, आप रिपीट करोगे, फिर एक मंत्र से पूरी बात अगले 1 घंटे तक करेंगे। आंखें बंद करिए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। अब आके बोलिए, ये मंत्र कई बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? क्या अर्थ क्या है इस मंत्र का और परिवारों से कैसे रिलेशन है इस मंत्र का? गणपति को विघ्न विनाशक कहा है ना। शादी ब्याह में सबसे पहले 1.5-2 घंटे आप बैठ के स्त्रियां सारी विनायक पूजा करती हो, क्यों करती हो? विनायक पूजा क्यों करते हैं शादी में? सारी शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाए, इतना बड़ा काम घर में हो रहा है और इसलिए यह मंत्र ऋषियों ने दिया। इस एक मंत्र को समझ लो, परिवारों में कभी कोई विघ्न नहीं रहेगा। ओमकार तो मैंने समझाया आपको। गणपतये मतलब गणपति बनने की दिशा में जाना और ऐसे प्रयत्न को, ऐसी यात्रा को जो गणपति बनने की दिशा में हो रही है, ऐसी यात्रा को नमः नमस्कार ऋषियों ने ये मंत्र दिया। शाब्दिक अर्थ इसका यही है कि अपने जीवन में ओम मतलब मन की शांति में अपने आप को गणपति बनाने की दिशा में जाना, ऐसी यात्रा को, ऐसे प्रयास को नमस्कार, ये शाब्दिक अर्थ है। तो गणपति बनने की दिशा में जाना मतलब क्या? गणपति का अर्थ क्या है? गणपति शब्द का अर्थ है गणानाम पति। गणानाम मतलब सेना का पति, नायक, सेना का सेनापति, ये गणपति है। तो किस सेना का सेनापति बनने की बात हो रही है इस मंत्र में? आपके जीवन में कौन सी सेना है? परिवार तो अब सेना नहीं रहा, परिवार तो छोटा हो गया। पहले 12-12 बच्चे होते थे, 4-4 भाई साथ में रहते तो 40-50 लोगों की सेना होती थी। तो अब तो घर में हस्बैंड और वाइफ साथ रहते हैं तो जॉइंट फैमिली बोलते हैं उसको, क्योंकि अभी तक जॉइंट है। इस्लामाबाद में नहीं बोलते होंगे, हमारे हैदराबाद में तो बोलते हैं। तो किस सेना की बात हो रही है? एक ही सेना है हर व्यक्ति के जीवन में और वो सेना है अपने मन के विचारों की सेना। आपका मन प्रतिदिन 30,000 से 60,000 विचार पैदा करता है और इतनी शक्ति है विचारों में कि एक विचार आपकी जान ले सकता है। आपके मन का एक विचार आपकी जान ले सकता है और प्रतिदिन आपका मन 30,000 से 60,000 विचार पैदा करता है। कल्पना करिए क्या दशा होगी जिंदगी की और क्या दशा होगी परिवार की यदि मन के विचारों पर परिवार के सदस्यों का नियंत्रण नहीं है। तो अपने मन के विचारों की सेना का नायक बन जाना, उस पर अधिकार पा लेना, ये गणपति बनना है। और ऐसे प्रयास को नमस्कार, ये इस मंत्र का अर्थ है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है, विचारों की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्कूल? जर्मन हिटलर्स की जो आर्मी थी उसको नाजी बोलते थे। तो नाजियों के पास कॉन्सेंट्रेशन कैंप होते थे जहां पर वो युद्ध के बंदियों को कैद करते और उनके ऊपर विचित्र विचित्र प्रयोग करते। जहरीला सांप, मुंबा सांप अफ्रीकन वैरायटी का होता है, वो सांप दिखाया, उसको कहा कि अफ्रीका से ये सांप आपके लिए मंगाया है। मुंबा सांप किसी व्यक्ति को काट ले तो 2 मिनट में उस व्यक्ति के मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है। 5 मिनट में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। 8 से 10 मिनट में एडिया रगड़ रगड़ के उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसी मृत्यु आपके लिए चुनी है, इसलिए ये मुंबा सांप अफ्रीका से मंगाया है। ऐसा कह के उसको उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी। मुंबा सांप को उसके शरीर के चारों ओर लपेट दिया, 2-3 बार खींच कर रगड़ा उसके शरीर के चारों ओर। और सांप को निकालने से पहले आप लोग आईब्रोज बनाते हो ना ट्वीजर से, वो ट्वीजर उसके हाथ में घुसा दिए और सांप को निकाल लिया। 2 मिनट के बाद उस व्यक्ति के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। 5 मिनट के बाद व्यक्ति बेहोश हो गया और 8-9 मिनट के बाद दर्द के मारे एड़ियां रगड़ रगड़ के उस व्यक्ति। अभी आपके चेहरे पर जो भाव है देखकर मुझे लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी कहानी नहीं है, ये वास्तविक सत्य रिकॉर्डेड फैक्ट है, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। सांप ने काटा ही नहीं, ट्वीजर घुसा दिया तो मुंह से झाग कैसे निकला, 5 मिनट में आदमी बेहोश कैसे हो गया, 10 मिनट में मर भी गया। चलो यहाँ तक तो समझ लिया कि चलो हार्ट अटैक हो गया होगा, पर खून में मुंबा सांप का जहर कहाँ से आया और कैसे आता है आपके विचार से शरीर में कुछ भी। 1 मिनट में भी साबित करता हूँ आपके सामने। आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। 1 मिनट के लिए आंख बंद करनी है, आंखें बंद करिए 1 मिनट के लिए। एक बड़े हरे नींबू की कल्पना करिए, रंग देखिए, सुगंध सूंघिए। एक तेज चाकू अपने हाथ में उठाइए और इस नींबू को बीच में से 2 बड़े टुकड़ों में काट दीजिए। मानसिक रूप से इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा अपने हाथ में उठाइए। मानसिक रूप से अपना मुंह खोलिए और इस खट्टे बड़े हरे नींबू का रस इस रस को चखिए, इसका स्वाद, और कल्पना करिए कि रस धीरे धीरे आपके गले की तरफ बह रहा है। ओके, वेरी गुड। रिपीट। एक्सहालेशन। పట్టాననే ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ ఇక్కడ మన సైడ్లో వచ్చారు. మహేశ్వరి మహిళా మండల్, మహేశ్వరి శాబాష్ మహిళా శాఖ ఇద్దరు కలిసి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. ఇది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్ ఇంట్లో ఎలా ఉండాలి, పేరెంటింగ్ మన పిల్లలకి ఎలా పెద్దగా చేయాలి, 6 years వరకు మన మైండ్ ఫుల్లీ డెవలప్ అయిపోయింది. దాన్ని మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ని పట్టి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఏమవుతారు అని సరిగ్గా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు వింటే ఇంట్లో గణపతి నమః అలా ఉండాలి, గణపతి లాగా మనం కలిసి ఉండాలి. मंच महिला शाखा और माहेश्वरी महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान से आज 15 सितंबर 2019 को हमने निखिल साई में छिपी हुई मुस्कान इस सेमिनार का आयोजन किया है। सेमिनार के लिए हैदराबाद से प्रमुख वक्ता रमेश जी पट्टानी, जो कि बहुत ही प्रख्यात वक्ता है और पेरेंटिंग फील्ड में जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है और जिन्होंने पूरे इंडिया में भ्रमण किया है अपना ये नॉलेज बांटने के लिए, तो वो यहाँ हमारी रिक्वेस्ट पे आज यहाँ आए हैं। और आज हमारे सब निज़ामबाद के हम सब लोग इतने फॉर्चुनेट है कि आज उनका नॉलेज सेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। प्रोग्राम में 300 के आसपास लोग सहभागी हुए हैं और इस प्रोग्राम में सहभागी होने के लिए कामारेड्डी, धर्माबाद से भी लोग आए हैं। निज़ामबाद के तो लोग हैं ही, पर आसपास के भी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखा के इसमें सहभाग लिया है। तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो चल के निज़ामबाद आए और इस प्रोग्राम में उन्होंने सहभाग लिया। इस प्रोग्राम के लिए मैं HPS स्कूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। HPS स्कूल के डायरेक्टर प्रणय पालदे जी, इन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान देते
हुए स्कूल के एंड से पेरेंटिंग के अवेयरनेस के लिए मैसेज डाला, जिसका फ़ायदा बहुत सारे पेरेंट्स जो कि माहेश्वरी समाज से हटके भी जो अलग दूसरे समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इस नॉलेज सेशन का फ़ायदा इस चीज़ की वजह से उठाया। तो इस प्रोग्राम को सार्थक बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। उनका सबका मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। थैंक यू। गिल्ला मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की तरफ से हूँ। ये प्रोग्राम जो छिपी हुई मुस्कान हमने किया है, ये बच्चों में ये बताने के लिए कि वो कैसे संयुक्त परिवार को शिक्षित प्रशिक्षित करें कि वो हर लेवल पे हर जगह जाके आगे हो जाए। इनके लिए हमने श्री रमेश जी परदानी को बुलाया, जो 18 वर्षों से इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सामाजिक कार्यरत और समाज की उन्नति के लिए कार्यरत हैं। वो ग्लोबल हाई स्कूल के, इंटरनेशनल हाई स्कूल के भी संस्थापक हैं, कौशल्या ग्लोबल इंटरनेशनल हाई स्कूल के संस्थापक हैं और भिलवाड़ा का प्रसिद्ध संगम इंटरनेशनल स्कूल है, जिसके भी वे सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने उनकी खुद की 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है और उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल हर फील्ड में और हर जगह पे अपना सेमिनार्स को कंडक्ट किया है। और सिर्फ बच्चे और बड़े नहीं, जो बिजनेस के अंदर है, जो एम्प्लॉयज़ है, एंटरप्रेन्योर्स है, उन्हें भी उन्होंने इतना मोटिवेशन किया है, इतना मोटिवेशन दिया है कि आज वो सब पॉजिटिवली एक लाइन के अंदर जा रहे हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते जा रहे हैं। मैं मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा की ओर से शीतल मालानी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि मैंने मेरी बच्ची का फिंगरप्रिंट टेस्ट इनके पास से करवाया था और मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ, क्योंकि जो उन्होंने टिप्स मेरी बच्ची के लिए बोला है वो मुझे मेरी अपब्रिंगिंग्स के लिए बहुत काम आया। तो इसके लिए मैं मेरी टीम को और मेरी शाखा के सभी मेंबर्स को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट निज़ामाबाद में करने सहमति दी और इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सफलता मिली। थैंक यू। మహేశ్వరి మహిళా మండల్ మారవాడి యువ మంచ్ మహిళా శాఖ చేస్తున్నాము. ఇది ఏం చెప్తారంటే మన లైఫ్లో పుట్టగానే పిల్లలకి 6 years వరకు మన మైండ్ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఏదన్నా పైన ఫ్యూచర్లో పాప ఏమవుతారో ఆ 6 yearsలోనే డిసైడ్ అయిపోతుంది. అది ఎట్లా డిసైడ్ అయిపోతుంది అంటే బ్రెయిన్ మొత్తం బ్రెయిన్ డెవలప్ అయిపోతుంది 6 years. ఫింగర్ ప్రింట్స్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఆయన పెద్దకైనా బాబు ఏమవుతాడు, పాప ఏమవుతుంది. అందుకని మనము యాజ్ ఎ పేరెంట్ వాళ్ళని ఎలా స్టిమ్యులేట్ చేయాలి, పిల్లలకి కొంచెం ఎక్కువ కావాలి, వాళ్ళు జీనియస్గా కావాలంటే ఈయన రమేష్ జీ పర్దాని వచ్చారు. ఈయన కౌశల్య గ్లోబల్ స్కూల్ ఫౌండర్ ఆయన. అది వాళ్ళు పిల్లల్ని ప్లేవే మెథడ్లో అన్ని వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్కువ ఎవరైనా మ్యూజిక్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మ్యూజిక్లో కానీ, ఇంజనీర్ కావాలంటే డాక్టర్ కావాలి, ఫింగర్ ప్రింట్స్ బట్టి వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. मैं अभी आपको एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैंने मेरी बेटी का टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे बहुत सारी टिप्स मिली अच्छी, जो मुझे मेरी बेटी की अपब्रिंगिंग्स में काम आई। जैसे उन्होंने बोला था कि इफ़ तुम लोग फैमिली में 4 मेंबर्स हो तो जैसे चारों मेंबर्स अलग अलग लैंग्वेज में बात करो, बच्चा उतनी टाइप की लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करता है। और मैंने अदीशा, मेरी बेटी का नाम अदीशा है, मैंने उसके साथ ये चीज़ फॉलो की। तो मेरे ससुर जी तेलुगु बात करते हैं, मेरा हस्बैंड इंग्लिश बात करते हैं, मम्मी मारवाड़ी बात करते हैं, मैं हिंदी बात करती हूँ। तो अभी अदीशा को शी इज़ 2.5 years ओल्ड, वो तेलुगु भी बात करती है थोड़ा बहुत, कि जैसे नाम क्या है, तुम क्या करते हो, वो उतना तेलुगु में बात करती है। हिंदी और मारवाड़ी तो उसकी आती थी, इंग्लिश में थोड़ा स्कूल भी चलता है, उसके फादर ने भी बहुत ट्राई किया है। तो ये चीज़ें बहुत यूज़फुल थी उनको। ये चीज़ हमने रमेश सर से ही सीखी है एंड उन्होंने अदीशा के हर स्टेज पे उनको क्या क्या सिखाना है और उसको कैसे अपब्रिंगिंग लाना है, उन्होंने वो भी सब हमें काउंसलिंग के टाइम पे बोला था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जो कोई भी इस मैसेज को सुने वो अपने बच्चों का टेस्ट ज़रूर करवाए और इस चीज़ का उपयोग करें। नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करें कि सत्य क्या है। इसलिए गीता के 18 अध्याय का हर अध्याय खत्म होता है श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये नहीं कहा है श्री कृष्णार्जुन विदंडवादे या श्री कृष्णार्जुन जल्पवादे, संवादे। तो मतभेद होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचारों का टकराव होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दृष्टिकोण अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहस में यह कोशिश करना कि मैं ही सही हूं या आप गलत हो, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जब आप अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से इतना प्यार करते हो
कि किसी भी बहस में प्रयास ये हो कि मेरा दृष्टिकोण जीतना चाहिए, परिवार जाए भाड़ में। माई पॉइंट ऑफ व्यू शुड विन। ये तब होता है जब आप अपने दृष्टिकोण से प्यार करते हो, सत्य से प्यार नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बोलो या नहीं बोलो? और दृष्टिकोण से प्यार क्यों है? व्यक्ति ये समझता है कि मेरी जो सोच है वही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, इससे हट के सही कुछ हो नहीं सकता। ये अहंकार है मनुष्य में कि मैं जो सोचता हूं वही एकमात्र सत्य है और वही संपूर्ण सत्य है, इससे हट के सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। और इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा अहंकार जीवन में दूसरा कोई नहीं। मैं भी साबित कर दूंगा। आप स्त्री हो, यहाँ पर मैक्सिमम स्त्री है ना, तो आप पुरुष के ढंग से सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है पुरुष कैसे सोचता है, क्योंकि आप पुरुष नहीं हो। चलो स्त्री भी हो तो अपने माँ के ढंग से सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, क्योंकि आपने वो दुनिया नहीं देखी जो आपकी माँ ने देखी है। और मेरी गारंटी है आपका अपनी माँ से या अपनी सास से यदि मतभेद है तो मेरी गारंटी है आपका अपनी बहू से भी और अपनी बेटी से भी मतभेद होगा, क्योंकि आप वो दुनिया भी नहीं देख रहे हो जो वो देख रहे हैं। तो हमारा दृष्टिकोण, जो कुछ हमने जिंदगी में देखा और समझा है, उसी के हिसाब से दृष्टिकोण बना हुआ है। आप इंडियन हो तो अमेरिकन लड़की जैसे नहीं सोच सकते, आप हिंदू हो तो मुसलमान लड़की जैसे नहीं सोच सकते, क्रिश्चियन लड़की जैसे नहीं सोच सकते। आपने बीकॉम पढ़ा है तो आप साइंटिस्ट की दृष्टि से नहीं सोच सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से नहीं सोच सकते, आर्किटेक्ट की दृष्टि से नहीं सोच सकते। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, सीमित है हमारे अनुभव से, हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमारे जेंडर से, हमारी नेशनैलिटी से, हमारे धर्म से, हमारी उम्र से। इतनी छोटी खिड़की से दुनिया को देखने वाला क्रांति फिल्म के कहता है कि मेरा दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती। करने से 50 बच जाएंगे ना, तो वो तो सही काम है। एक को मारने से 50 की जान बचेगी, तो सही काम है ना। अगर हिटलर को कोई 1938 में मार देता तो हम उसको फांसी पे लटका देते कि तुमने हत्या की, पर वो एक हत्या 60 लाख यहूदियों की जान बचा सकती थी, क्योंकि 39 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे। पर 1938 में आपको पता नहीं था कि 39 से 45 के बीच में हिटलर क्या करने वाला है। आज आपको पता नहीं है कि पी कल 50 को मारने वाला है। तो हमारा ज्ञान इस क्षण तक, आज तक का ही ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। हमको पता नहीं कि कल क्या होगा, और इस अधूरे ज्ञान के बेसिस पर जो आपकी सोच है, जो आपकी समझ है, जो आपका दृष्टिकोण है, वो भी अधूरा है। इसलिए ये मानना कि मेरा दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, ये अहंकार है, ये मूर्खता है। तो आपको कहना क्या चाहिए फिर? आपको जहां भी मतभेद हो परिवार में, आपको कहना ये चाहिए कि जहां तक मुझे समझ में आता है, जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा ज्ञान है, उसके बेस पर मुझे लगता है कि ये सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मेरा ज्ञान अधूरा है और जितना ज्ञान मुझे है उसके हिसाब से मुझे ये सही लगता है। दूसरा भी यही कहे कि मेरा भी जितना अनुभव है उसके हिसाब से मुझे ये सही लग रहा है, और वो सही, वो सोच अलग हो सकती है, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उसके हिसाब से वो सही लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझाने के लिए आए। और फिर यदि संबंध दोनों को ज्यादा प्यारा है, परिवार दोनों को ज्यादा प्यारा है, और दोनों ये समझते हैं कि मेरी सोच अधूरी है, अधूरे ज्ञान पर बेस्ड है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सही हो। सही तो सही है कि गलत है वो बाद में पता चलेगा। तो आज ठीक है, मेरी सोच चले तो भी ठीक, उसकी चले तो भी ठीक, या तीसरा कोई रास्ता निकल जाए तो भी ठीक। यदि ये हमारी सोच हो परिवारों में और संबंधों में, ये मेरा दृष्टिकोण है पर मुझे गारंटी नहीं है कि सही है, उसको भी यही पता चले कि मेरा दृष्टिकोण है पर मुझे गारंटी नहीं है कि सही है, और दोनों मिलकर या तो दोनों में से किसी एक की बात मान ले या कोई तीसरा रास्ता निकाल ले,
तो फिर संबंध नहीं टूटेंगे, परिवार नहीं टूटेंगे। जहां आप ये कहने लगते हो कि मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, और संबंध टूटे तो टूटे, परिवार मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये यदि आपकी सोच है तो परिवार टूटेगा। दृष्टिकोण बच जाएगा पर परिवार टूट जाएगा। और जहां हम समझने लगते हैं ये मेरा दृष्टिकोण है पर मेरा परिवार मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये संबंध मेरे दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहां संबंध टिकेगा। दृष्टिकोण हो सकता है कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लेंगे ना, मेरा परिवार जरूरी है। विश्वास समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कभी भी दृष्टिकोण को इतना महत्व मत दो कि यही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है। इस बात को ठीक से समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा, शायद आपको बात समझ आ जाए। एक गांव में एक किसान था, उसके पास एक काला अरबी घोड़ा था जो उसने 500 रुपए में खरीदा। गांव के जमींदार को घोड़ा पसंद आ गया, उसने किसान को बुलाया और बोला 1000 रुपए ले, घोड़ा तेरे को दे। किसान ने कहा नहीं दे रहा। जमींदार ने कहा 2000 ले, उसने कहा नहीं करना। 5000 ले ले, उसने नहीं बेचना है। 10,000 ले ले, नहीं बेचना है। 25,000 ले ले, किसान ने कहा नहीं बेचना है। जमींदार ने बोला लास्ट एंड फाइनल ऑफर 50,000 रुपए ले ले और घोड़ा मुझे दे दे। किसान ने बोला नहीं बेचना है। जमींदार ने कहा मूर्ख, 500 के घोड़े के 50,000 दे रहा हूं, अकल नहीं है तेरे को, बेटा। घोड़ा लेके किसान घर वापिस आ गया। सारे पड़ोसियों को पता चला कि 500 के घोड़े के 50,000 मिल रहे थे और इस मूर्ख ने बेचा नहीं। सारे पड़ोसी जमा हो गए किसान के घर में। एक एक क्षण केवल अपने पति के लिए जिया, बहुत प्यार एक दूसरे में था। इंटर कम्युनिटी मैरिज थी तो दोनों परिवारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों ने अपने अपने घर छोड़े, शादी की, अकेले रहने। 13-14 साल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। और कोई 14 साल के बाद पति के परिवार वालों ने स्त्री को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों पति पत्नी और बच्चे अपने घर में जाके रहने लगे माँ बाप के साथ। स्त्री की मदर इन लॉ को, सास को कोई हार्ट की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने टैबलेट लिख की थी सॉर्बिट्रेट। ये टैबलेट अलमारी में होनी चाहिए रेडी, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो जमात के नीचे रखना चाहिए। एक दिन सुबह 4 बजे स्त्री के पति को, जिसको कभी कोई बीमारी नहीं थी हार्ट की, एकाएक सुबह 4 बजे हार्ट अटैक हुआ, पलंग से गिर गया, बोल नहीं पा रहा था, तो बार बार उंगली से इशारा कर रहा था उस अलमारी की तरफ जहां पे सॉर्बिट्रेट की टैबलेट रखी थी। स्त्री की समझ में नहीं आया वो क्या इशारा कर रहा है, कंफ्यूज थी, उसको ये भी समझ में नहीं आया कि पति को हार्ट अटैक हुआ है। 8-10 मिनट स्त्री की आंख के सामने वो तड़पा और मर गया। अब स्त्री में ये साहस नहीं है कि स्वीकार कर ले कि पति की मृत्यु हो चुकी है। वो अपने आप से झूठ बोल रही है, बच्चों से झूठ बोल रही है। रोज बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ है, डैडी कहाँ है, तो वो बोलती है टूर पे गए, अगले हफ्ते आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे। रोज छोटे बच्चे पिता को चिट्ठी लिखते हैं, माँ को देते हैं पोस्ट करने के लिए, और उसकी समझ में नहीं आता क्या करे उन चिट्ठियों का, एक एक करके अलमारी में रखती जा रही है। पति की मृत्यु के 3 महीने बाद मानसिक रूप से बिल्कुल टूटी हुई उस स्त्री ने वो प्रोग्राम किया और अपनी एक कहानी शेयर की और कहा मेरे गुरुजी से कि 15 साल की रिलेशनशिप, एक साथ एक क्षण उसी व्यक्ति के लिए किया, बिना मानसिक तैयारी के 8-10 मिनट में व्यक्ति मेरी जिंदगी से विदा हो गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं। मुझे एक एक शब्द याद है जो मेरे गुरुजी ने कहा उससे उस दिन। उन्होंने कहा कि देखो जिंदगी में 2 प्रकार के दुख हैं, एक उचित दुख है, एक अनुचित दुख है। अनुचित दुख क्या है? किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को सास की प्रॉब्लम है, किसी को बहू की प्रॉब्लम है, किसी को पति की प्रॉब्लम है, किसी को पत्नी की प्रॉब्लम है, किसी को दोस्तों की प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे दुख सबकी जिंदगी में। हम क्या गलती करते हैं, हर दुख को बहुत बड़ा बना के पूरी दुनिया के सामने परोसते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारे साथ सहानुभूति करें कि देखो बेचारे कितने परेशान है, देखो इसको इतना दुख है। ये सारे अनुचित दुख हैं, ये सबकी जिंदगी में। पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है, 15 साल की रिलेशनशिप, बिना मानसिक तैयारी के 8-10 मिनट में व्यक्ति जिंदगी से विदा हो जाए, ये दुख उचित है। पर याद रखो कि हर उचित दुख का एक उचित समय होना चाहिए। उतना समय अपने आप को देना ही पड़ेगा उस उचित दुख में से बाहर आने के लिए। अभी तुमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है अपने मन में कि बिना मेरे हस्बैंड के मेरा प्रसन्न रहना संभव ही नहीं है। विदाउट माई हस्बैंड आई रिफ्यूज टू बी हैप्पी। ये पुराना प्रोग्राम तुमको मिटाना पड़ेगा और इसकी जगह नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा।
और नया प्रोग्राम बनता ये है कि मुझे तो अपने जीवन में हर क्षण में, हर परिस्थिति में प्रसन्न ही रहना है, पति के साथ भी, पति के बिना भी और पति के होते हुए भी, with the husband, without the husband, in spite of the husband। कई लोगों को यह दुख है कि पति नहीं है और कईयों को यह दुख है कि पति है, वो भी दुख का कारण है। तो दुख पैदा करना हो तो कोई भी कारण हो सकता है। तो with the person, without the person, in spite of the person, you owe it to your life to remain happy in every moment, in every situation of your life। ये प्रोग्राम तुमको लिखना है। कह दिया उन्होंने, बात खत्म हो गई। मैं रात भर सोचता रहा, क्योंकि मुझे उस स्त्री के प्रश्न में मेरा प्रश्न नजर आया। मेरा प्रश्न ये था कि मेरी जिंदगी से भी मेरा सबसे प्यारा व्यक्ति विदा होने वाला था, मेरी माँ। मैं अपनी माँ की अकेली संतान हूँ, मेरे भाई बहन नहीं है, और मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो मैं 1.5 साल का। छुपी हुई मुस्कान अने ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది। అయితే ఫ్యామిలీలో హ్యాపీనెస్ ఎట్లా పెరగాలి, ఫ్యామిలీలో ప్రేమం ఎట్లా పెరగాలి, ఇవన్నీ విషయాల్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది। ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ బిఫోర్ అది చేసినాము। సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎఫెక్టివ్ పేరెంటింగ్ అని, మన పిల్లల్లో ఇంటెలిజెన్స్ ఎట్లా పెరగాలి, వాళ్ళకి కేపబిలిటీ ఎట్లా పెరగాలి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఏం ప్లాన్ చేయాలి, కెరియర్ ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి, అవి అన్ని విషయాల్లో సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ బ్రేక్ తర్వాత ఎఫెక్టివ్ పేరెంటింగ్ అని ఉంటుంది। ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మార్వాడి యువ మంచ్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు, మహేశ్వరి మహిళా మండలి వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు। ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 300 పీపుల్ ప్రోగ్రామ్ని అటెండ్ చేశారు। ఈ విషయాల్లో ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళలో హ్యాపీనెస్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ కావాలి, రిలేషన్షిప్స్లో ప్రేమ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ కావాలి, ఫ్యామిలీలో రిలేషన్షిప్స్ స్వీట్లీ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, ఫ్యామిలీ యూనిటీ ఎట్లా ఉండాలి, అవన్నీ విషయాల్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది। ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ పేరెంటింగ్ విషయాల మీద ఉంటుంది। దానికి మన చిల్డ్రన్కి ఎట్లా ఇంటెలిజెన్స్ పెరగాలి, ఎట్లా వాళ్ళకు మోర్ కేపబుల్ ప్లాన్ చేయాలి, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ప్లాన్ చేయాలి, వాళ్ళు కెరియర్ ప్లానింగ్ ఎట్లా చేయాలి, అవి అన్ని విషయాల్లో పేరెంటింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమవుతుంది, అవి అన్ని విషయాలు పట్టుకొని సెకండ్ ప్రోగ్రామ్। నా పేరు రమేష్। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి। పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి, అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి।